गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 विज्ञान में फिर से आपका स्वागत है। हमारा 14वां पाठ चल रहा था, तो हमने पिछले वीडियो में अंत में क्या बात की थी याद कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने सोलर सेल की बात की थी, सौर पैनल की बातें की थी और सौर सेल की बातें, सौर कुकर की बातें भी हो गई थी। ये हमने कुछ पढ़ा था पिछले वीडियो में। दूसरा कि सौर सेल बनाने की बातों में सिलिकॉन का उपयोग होता है। बहुत ही काम का सवाल है ये थोड़ा सा आसान था, मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए भी दिया था ये, और सवाल भी दिए थे। तो आगे चलते हैं हम। पिछले वीडियो के सवाल के क्रम नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से नंबर लगा देना। तो अभी हम देखते हैं समुद्र से ऊर्जा। उसके अंदर हमारे पास कुछ टिप्पणियां हैं। ये पहली टिप्पणी है, ये दूसरी आगे उसी प्रकार की टिप्पणी आएगी, इसलिए मैंने सवाल नहीं लिखे हैं। तो पहली टिप्पणी देखते हैं। समुद्र से जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी पहली टिप्पणी ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं। तो घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर चढ़ता और गिरता रहता है। यदि आप समुद्र के निकट रहते हैं अथवा कभी समुद्र के निकट किसी स्थान पर जाते हैं तो प्रयास कीजिए कि समुद्र में जल का स्तर दिन में किस प्रकार परिवर्तित होता है, और इस घटना को हम ज्वार भाटा कहते हैं। जो समुद्र का जल का स्तर जो है वह बढ़ेगा या गिरेगा, बढ़ता है और कम होता है, उसे ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटे में जल के स्तर के बढ़ने, चढ़ने या गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है वो पता चल गया। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जा सकता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती हैं, और आप स्वयं यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के बांध निर्मित किए जा सकने वाले स्थान सीमित हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी टिप्पणी है तरंग ऊर्जा। तो इसी प्रकार समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गति ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसी ढंग से ट्रैप किया जा सकता है। महासागरों के पृष्ठ पर आर पार बहने वाली प्रबल पवन तरंगें उत्पन्न होती हैं। तरंग ऊर्जा का वहीं पर व्यावहारिक उपयोग भी हो सकता है। तरंगें अत्यंत प्रबल हो जहाँ पे उसका उपयोग हो सके। तरंग ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए विभिन्न युक्तियाँ विकसित की गई हैं ताकि टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जा सके। उसके बाद आता है महासागरीय तापीय ऊर्जा। तीसरी टिप्पणी है हमारी। समुद्र और महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य के द्वारा तृप्त हो जाता है, जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इसमें हमारे पास एक शब्द आता है ओटेक। ओटेक का पूरा नाम है ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट। और ओटेक जो हैं वह विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है, और इस प्रकार बनी द्रवों की वाष्प फिर जनित्र के टरबाइन को घुमाती है। महासागर की गहराइयों से ठंडे जल को पंप से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में संघनित किया जाता है। महासागरों की ऊर्जा की क्षमता अति विशाल है, परंतु इसके दक्षतापूर्ण व्यापारिक दोहन में कठिनाइयाँ हैं। चौथी टिप्पणी की शुरुआत करते हैं। भूतापीय ऊर्जा की बात करते हैं।
भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघलती चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती हैं और कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती हैं। इन्हीं क्षेत्रों को हम तप्त स्थल कहेंगे। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती हैं। कभी कभी इस तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है। इन निकास मार्गों को गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत कहेंगे। कभी कभी यह भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती हैं, जहां इसका दाब अत्यधिक हो जाता है। तप्त स्थलों तक पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है। उच्च दाब पर निकली यह भाप विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाती हैं, जिससे विद्युत उत्पादन करते हैं। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं है, परंतु ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहां व्यापारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा का दोहन करना व्यावहारिक है। जैसे कि न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं। नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है देखेंगे। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें किसी भारी परमाणु जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। जब ऐसा किया जा सकता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और यह तब होता है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान व्यष्टिगत उत्पादों के द्रव्यमानों के योग से कुछ अधिक हो जाता है। जैसे कि यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह किसी कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुनी अधिक होती है। यह उसका सबसे बड़ा लाभ है। उसके बाद विद्युत उत्पादन के लिए डिज़ाइन किए जाने वाले नाभिकीय संयंत्रों में इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग होते हैं, जिनमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों का प्रमुख संकट है पूर्णतः उपयोग होने के पश्चात शेष बचे नाभिकीय ईंधन का भंडारण और निपटारा करना। यह उसकी कुछ मर्यादाएं हैं, नुकसान ही हैं, क्योंकि शेष बचे ईंधन का यूरेनियम अब भी हानिकारक कणों में क्षयित होता है। यदि नाभिकीय अपशिष्टों का भंडारण तथा निपटारा उचित प्रकार से नहीं होता तो इससे पर्यावरण संदूषित हो जाता है। इसके अतिरिक्त नाभिकीय विकिरणों के आकस्मिक रिसाव का खतरा भी बना रहता है। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के प्रतिष्ठापन की अत्यधिक लागत, पर्यावरणीय संदूषण का प्रबल खतरा तथा यूरेनियम की सीमित उपलब्धता बृहद स्तर पर नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग को निषेधक बना देते हैं। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के निर्माण से पूर्व नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग पहले विनाश के लिए किया गया था। किसी नाभिकीय हथियार में होने वाली श्रृंखला विखंडन अभिक्रिया का मूल सिद्धांत नियंत्रित नाभिकीय रिएक्टर के सिद्धांत के समान है, परंतु दोनों प्रकार की युक्तियों का निर्माण एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होता है। ये बात हो गई नाभिकीय संचालन, नाभिकीय संयंत्र की बात हो गई। अब हमारे पास 2 सवाल बचे हैं। ऊर्जा स्रोतों का चयन किन कारणों पर निर्भर होता है? ऊर्जा स्रोतों का चयन, यहाँ पर कारण दर्शाए गए हैं। कौन से कारकों पर निर्भर है देखते हैं कि ऊर्जा स्रोतों का जब चयन करते हैं तो वह ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा प्राप्त करने में सरल होना चाहिए, ऊर्जा प्राप्त करने में वित्त व्ययता होनी चाहिए और ऊर्जा स्रोत
से ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता तथा उसका उपयोग करने से पर्यावरण को होने वाली क्षति, इन सभी कारकों पर निर्भर होता है। आगे चलते हैं। आखिरी सवाल है हमारे पाठ का इसका, प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो आपकी दृष्टि में इनमें से कौन सा उत्तम है और किस लिए? तो प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोतों के दो नाम हैं, एक है यह CNG और दूसरा है सौर सेल। और कौन सबसे अधिक अच्छा है देखते हैं। तो यदि हम CNG जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग के विषय में बात करें तो यह कहना अधिक सही होता है कि कौन सा स्रोत इस स्रोत की अपेक्षा से अधिक स्वच्छ है, ठीक है। और हम पहले ही देख चुके हैं कि जीवाश्मी ईंधन जलाने से वायु प्रदूषित होती है, इसीलिए CNG अधिक अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ प्रकरणों में जैसे सोलर सेल जैसी कुछ युक्तियों का वास्तविक प्रचालन प्रदूषण मुक्त हो सकता है। तो प्रदूषण की दृष्टि से CNG सही नहीं है, लेकिन सोलर सेल बिल्कुल सही है। परंतु यह हो सकता है कि उस युक्ति के संयोजन में पर्यावरणीय क्षति हुई हो। इस क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं और इस प्रकार की युक्तियों के निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जो अधिक समय तक कार्य कर सकें तथा अपने समस्त कार्यकाल में कम से कम क्षति पहुंचाए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पाठ ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग 10वां पाठ शुरू करेंगे। 10वां पाठ आप लोगों को थोड़ा सा पढ़कर रखना है। चैप्टर नंबर 10 आप लोग पढ़कर रखिए, बहुत ही अच्छा पाठ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।